हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो 2018 22 सितंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था वीडियो का, उसमें जो हिंदी पूछी गई थी उन क्वेश्चंस को लेके आए हैं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं और आगे किस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जो कि हिंदी सब्जेक्ट्स के हैं। आज हम लोग 22 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जो आप लोगों की का पेपर हुआ था उसके हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं हिंदी सब्जेक्ट के, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि 22 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में 2018 में कौन कौन से क्वेश्चन हिंदी में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या है। तो आप लोग जानते हैं अमेंडमेंट यानी कि संशोधन। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, अगर आप लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो सीरीपी में या फिर अनुच्छेदों में पढ़ा होगा कि इसका ये अमेंडमेंट इतने सन में आया था, ये अमेंडमेंट 1992 में आया था। तो अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, किसी भी चीज़ में संशोधन करना। अगला क्वेश्चन ये है, सूरसागर के रचयिता कौन है। तो देखिए, सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सारावली और तीसरी है साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं जो है वो सूरसागर की हैं, सूरदास जी की हैं। तो सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास जी। निम्नलिखित में रीत काल के कवि कौन है। तो देखिए, बिहारी जो हैं वो रीत काल के कवि माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और इसके साथ ही साथ महादेवी वर्मा, ये चारों जो हैं वो छायावाद काल या छायावाद युग के लेखक माने जाते हैं। या छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनमें इन चारों लोगों के नाम फेमस हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि छायावाद युग के लेखक कौन कौन हैं या कौन कौन से उस टाइम में लेखक प्रसिद्ध थे छायावाद युग के। तो याद रखिए, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत, इसके साथ ही साथ महादेवी वर्मा। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि छायावाद युग के 4 स्तंभों में से कौन सा एक नहीं है। तो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत। तो ये 4 जो हैं वो छायावाद युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य नाम आ जाए तो वो आपके 4 स्तंभों में से नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी एक बार हिंदी में आ चुका है, इसीलिए यहाँ से आप लोग ये भी सीखते हुए जाइए। आगे देखते हैं, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था कहानी के लेखक जो हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उर्वशी किसका काव्य है। सभी लोग जानते होंगे उर्वशी किसकी रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये इनका एक कविता संग्रह है। नीचे एक गद्यांश दिया हुआ है जिसको हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं और फिर उसके आंसर करेंगे। गद्यांश इस प्रकार से था कि अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, प्यारी मनुष्य जाति ही सुख की जगत में मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होते हैं। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेम में हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वहीं उनमें फल भी लगाती है। तो क्वेश्चन पहला क्या है इससे कि किससे रहित राज्य किस काम का नहीं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रियजनों से रहित जो राज्य है वो किसी कार्य का नहीं है। जगत का अर्थ क्या है। तो जगत का अर्थ होता है संसार। निष्फल का आशय क्या है। तो नि माने नहीं और फल मतलब परिणाम, यानी कि जो बिना परिणाम के है वो क्या है, व्यर्थ है। आगे देखते हैं, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है, यानी कि जीवन को सुखमय बनाना। ये इस लाइन का अर्थ है कि सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करना। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर क्या है। तो देखिए, छोटी ई जो है वो लघु स्वर है। बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा आ, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं।
इसके साथ ही साथ ए, ओ और औ ये आप लोगों के संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी संयुक्त स्वरों की संख्या पूछ ली जाती है, तो याद रखिए संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है, ए, ओ और औ। छोटी ई लघु स्वर है और बड़ी ई जो है वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अंतस व्यंजन कौन सा है? तो देखिए अंतस व्यंजन की कभी कभी संख्या भी पूछ लेते हैं। अंतस व्यंजन की संख्या होती है 4। और कौन कौन से अंतस व्यंजन है? तो या, रा, ला और वा, ये 4 अंतस व्यंजन आते हैं। तो इसमें से देखिए कौन सा अंतस व्यंजन आया है, तो वा जो है वो आपका अंतस व्यंजन जो है वो आया है। इसके अलावा 4 कौन कौन से अन्य हैं, 3 कौन कौन से अन्य हैं, तो या, रा और ला। कुल अंतस व्यंजन की संख्या 4, या, रा, ला, वा। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें गा और जा की, तो ये क्या है, ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? कुल मिलाकर के हिंदी वर्णमाला में 25 स्पर्श व्यंजन है। सा जो है आपका वो उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आता है। उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो शा, शा, श और हा। इस तरीके से उष्ण व्यंजनों की संख्या 4 है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिए। गा और जा क्या है? स्पर्श व्यंजन है। कुल स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। वह आपका अंतस व्यंजन है। कुल अंतस व्यंजन कितने हैं? 4। और सा क्या है? तो सा आपका उष्ण व्यंजन है। इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन सी होती है एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रही हूँ, आप लोग नोट करना चाहें तो कर लीजिए। अंतस व्यंजन कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वा। उष्ण व्यंजन कौन कौन से हैं? शा, शा, शा और हा। ये उष्ण व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो देखिए अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कम जो है वो या फिर कम वायु जो है वो मुख से बाहर आती है वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब मान लीजिए प्रत्येक जो वर्ग है, वर्ग जैसे कि का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो ये वर्ग कहलाते हैं। अगर बात करें कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ग हैं, तो कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। और इन 5 वर्गों में कुल कितने वर्ण हैं? तो 25 वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो इस तरीके से टोटल वर्ग कितने वर्ण कितने हो गए? 25 वर्ण हो गए या फिर 25 अक्षर हो गए। और यही 25 अक्षर जो हैं वही आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वर्ग मैंने भी आपको बताया कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका एक का वर्ग हो गया, उसके बाद आपका चा वर्ग हो गया, उसके बाद आपका टा वर्ग हो गया, फिर ता वर्ग हो गया और उसके बाद आपका हो गया लास्ट में पा वर्ग। इस तरीके से 5 वर्ग हैं और इन 5 वर्गों में टोटल कितने? तो 5-5 वर्ण हैं या फिर 5-5 अक्षर हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा जो वर्ण है या फिर अक्षर जो है वही अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। जैसे कि का के बाद में खा छोड़ दीजिए, फिर गा। इस तरीके से का और गा जो हो गया वो आपका अल्प प्राण व्यंजन हो गया। वहीं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है या फिर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर जो होता है वो महाप्राण कहलाता है। जैसे कि का के बाद क्या आएगा? खा, और खा के बाद गा आपका क्या आ गया? अल्प प्राण में, फिर आएगा घा, तो घा भी आपका महाप्राण हो गया। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर या फिर वर्ण जो होता है वो आपका अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। तो मैंने आपको बताया का और गा जो होगा वो आपका अल्प प्राण होगा। उसी तरीके से चा और जा आपका अल्प प्राण होगा। ता और दा आपका अल्प प्राण व्यंजन होगा। पा और बा भी आपका अल्प प्राण व्यंजन होगा। तो इसमें देखिए कोई भी वर्ण क्या आपको दिख रहा है
तो कौन सा दिख रहा है? गा। गा आपका हो जाएगा अल्प प्राण व्यंजन। वही मैंने आपको एक चीज़ और बता दी यहाँ पे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण या फिर अक्षर क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। तो दूसरा और चौथा कौन सा? जैसे का के बाद क्या आएगा? खा। खा के बाद गा आपका अल्पप्राण में चला जाएगा और घा, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये महाप्राण कहलाएगा। टा। टा तो आपका अल्पप्राण में आ गया। टा के बाद क्या आता है? ठा। तो ठा क्या आ जाएगा आपका? महाप्राण में। तो यहाँ पर जो बाकी तीन ऑप्शन हैं, खा, गा और ठा, ये आपके क्या हो गए? महाप्राण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? तो देखिए, घोष का अर्थ होता है नाद या फिर कंपन करना, यानी कि ऐसे वर्ण या फिर ऐसे अक्षर जिनको बोलने में हमारे स्वर तंत्रियों में झंकृत या फिर झनकार उत्पन्न होती है। जैसे कि आप बोलिए जा, तो जा में आप गले को स्पर्श करिए तो यहाँ पर आपको झंकृत या फिर झनकार जो है वो महसूस होगी। घोष को ही सघोष भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए। अगर सघोष आ जाए या घोष आ जाए तो दोनों का तात्पर्य एक ही होता है, लेकिन अघोष जो होता है वो अलग शब्द है। अघोष का मतलब, घोष का मतलब है, अभी मैंने बताया आपको, नाद या फिर कंपन, और आ मतलब नहीं, यानी कि जो बिना कंपन या फिर बिना नाद या फिर बिना गूंज के है वो अघोष है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष कहलाता है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या फिर अक्षर जो है वो घोष या फिर सघोष कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए का वर्ग की बात करें तो का वर्ग में का और खा, ये पहले दो अक्षर हैं या फिर पहले दो वर्ण हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये अघोष के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि आप का बोलिए, खा बोलिए, इसमें कोई भी झनकार उत्पन्न नहीं हो रही। लेकिन का, खा, उसके बाद अगर आप गा बोलेंगे तो गा में आपको अपने गले में एक झनकार उत्पन्न होती महसूस होगी। आप हाथ लगा के देख सकते हैं, गा बोलेंगे तो गले में एक झनकार से उत्पन्न होती है। तो गा आपका क्या जाएगा? गा आपका घोष में या फिर सघोष में आ जाएगा। उसी तरीके से घा, घा भी आपका सघोष के अंतर्गत आ जाएगा। तो का आपका क्या हो गया? का वर्ग का पहला वर्ण है, तो का आपका हो जाएगा अघोष। चा, छा, जा, तो चा भी आपका पहला वर्ण है, ये भी आपका अघोष हो जाएगा। उसी तरीके से टा, ठा, टाठा, डाढ़ा, या, तो टा भी आपका वर्ग का पहला अक्षर है, तो ये भी आपका अघोष हो जाएगा। लेकिन जा आपका कौन सा अक्षर है? ये आपका वर्ग का तीसरा अक्षर है और इसको बोलने में झनकार भी उत्पन्न हो रही है, तो यही आपका घोष वर्ण हो जाएगा। जैसे कि चा, छा, जा, चा, छा और फिर जा, तो जा आपका क्या है? वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो ये आपका घोष हो जाएगा। तो एक तो आप झनकार से ध्यान रखिए, अगर आप नहीं पहचान पा रहे कि किस वर्ण को बोलने में झनकार उत्पन्न हो रही है या किस वर्ण को बोलने पर झनकार उत्पन्न नहीं हो रही है, तो सिंपल ऐसे याद रखिए कि प्रत्येक वर्ण का तीसरा और चौथा जो वर्ण है, तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो आपका घोष के अंतर्गत आएगा। इसके साथ ही साथ प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो आपका अघोष के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो जिन वर्णों को बोलने में या जिन वर्णों को के उच्चारण में ओठों में कोई भी आपकी जो परिवर्तन होता है वही ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, या फिर जिन पे बोलने में ओठों का प्रयोग होता है। आप बोलिए तो आ बोलने पर क्या आपके ओठों में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। आ में भी परिवर्तन नहीं हुआ, ई में भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन आप ऊ बोलिए तो बिना ओठों को हिलाए आप ऊ नहीं बोल सकते, तो यही आपका ओष्ठ वर्ण होगा। इसके साथ ही साथ ओष्ठ वर्ण और भी हैं, कौन कौन से हैं? तो पा जो वर्ग है वो पूरा ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आता है। कौन कौन से? पा, फा, बा,
भा और मा, ये भी आपका ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द कौन से हैं। तो देखिए शब्द इस तरीके से तीन प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है रूढ़, दूसरा होता है आपका यौगिक और तीसरा आपका होता है योग रूढ़। रूढ़ शब्द की अगर बात करें तो ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर उनके कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलते। अगर आप कमल है, कमल को तोड़ेंगे तो इसका कोई सार्थक अर्थ निकलेगा क्या? का का कोई सार्थक अर्थ है या माँ या ला का कोई सार्थक अर्थ है? नहीं है। तो ये कमल आपका हो जाएगा, शब्द जो है वो रूढ़ के अंतर्गत आएगा। यौगिक की बातें करें तो यौगिक के अंतर्गत दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है वो यौगिक कहलाता है। जैसे विद्या धन आलय, यानी कि विद्या का मंदिर। तो विद्यालय आपका दो शब्दों के मेल से बना है, तो ये आपका यौगिक हो जाएगा। योग रूढ़ के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जिनका कोई भी तीसरा अर्थ निकलता है, या फिर योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत वो सारे शब्द आते हैं जो कि आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ये भी आप ध्यान रखिए। अगर आप वैसे नहीं पहचान पा रहे तो इस तरीके से पहचान लीजिए कि जो शब्द आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनका कोई तीसरा अर्थ निकलता है, वो योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि जलज, जल का अर्थ होता है पानी, सभी लोग जानते हैं, और जा का अर्थ होता है उत्पन्न होना या फिर जन्म लेना, यानी कि जिसका जन्म जल में हुआ है या जो जल में उत्पन्न हुआ है वो क्या है? जलज, यानी कि कमल का फूल है। तो ये शब्द आपका क्या हो गया? यह आपका योग रूढ़ शब्द हो गया। पीला की बात करें तो पीले को अगर हम लोग टुकड़े करेंगे, इसके दो टुकड़े करेंगे तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये आपका रूढ़ के अंतर्गत जाएगा। पर का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा टुकड़े करने पर, तो ये भी आपका रूढ़ के अंतर्गत जाएगा। दूध वाला आपको कमेंट करके बताना है कि जो दूध वाला है वो किसके अंतर्गत जाएगा, रूढ़ के अंतर्गत जाएगा, यौगिक के, या फिर योग रूढ़ के अंतर्गत जाएगा। यह आप लोगों को आंसर करना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखिए, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? तो महोत्सव का संधि विच्छेद है महा धन उत्सव। तो यहाँ पर किसकी संधि हो रही है? आ और उ की संधि हो रही है, और इसके निर्माण से क्या हो रहा है? तो इसके मिलने से ओ का निर्माण हो रहा है, महोत्सव। तो आ और उ मिलके यहाँ पे ओ का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ कौन सी संधि है इसमें? तो यहाँ पर आपकी गुण संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैलगाड़ी में समास कौन सा है? तो बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैल की गाड़ी, यानी कि तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान रहता है? तो हमेशा ध्यान रखिए तत्पुरुष समास में उत्तम पद जो है वो प्रधान रहता है। आगमन्य उपसर्ग क्या है? तो हमेशा आपको प्रत्यय या उपसर्ग अलग करने हो तो सबसे सिंपल है कि आप उसका मूल शब्द जो है वो अलग कर लीजिए, आपका उपसर्ग और प्रत्यय अपने आप अलग हो जाएंगे। आगमन में जो मूल शब्द है वो क्या है? गमन, और गमन से पहले लगा दीजिए आ, तो ये आपका बन जाएगा आगमन। तो इस तरीके से गमन आपका जो है, गमन का अर्थ है जाना और आगमन का अर्थ होता है आना। तो आ इसमें आपका हो गया उपसर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रसोईया में प्रत्यय क्या है? तो यहाँ पर फिर से आप क्या करिए, मूल शब्द को अलग कर लीजिए। मूल शब्द आपका क्या है? मूल शब्द है आपका रसोई, और इसमें इया प्रत्यय लग करके ये आपका बना है रसोईया। तो यहाँ पर प्रत्यय क्या हो गया? इया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए आप, क्षेत्र जो है वही आपका तत्सम है, इसका तद्भव भी पूछ लिया जाता है। तो क्षेत्र का तद्भव होता है खेत, गधा का तत्व गंधर्व होता है, गाय का तत्व होता है गौ, और घर का आप लोग जानते ही होंगे गृह। तो इस तरीके से सारे तत्सम और तद्भव मैंने आपको बता दिए हैं। राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें तद्भव है आपका जीव। जीव का तत्सम क्या होगा? जीव का तत्सम होगा जीवा। यौवन का अगर तद्भव की बात करें तो यौवन का तद्भव आपका क्या हो जाएगा? जवानी। स्थान का हो जाएगा जगह, और निर्जय यानी कि बिना जान के। तो इस तरीके से सारे शब्द जो हैं वो तत्सम हैं, सिवाय जीव को छोड़ के। जीव का तद्भव क्या होता है? जीवा। जीव का तत्सम क्या होता है? तो जीवा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है?
ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है वही देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए पगड़ी, तेंदुआ, लोटा, डिबिया, ये सारे देशज शब्द हैं और इसके साथ ही कटोरा भी आपका देशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी है। तो विदेशी या फिर विदेशी शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में नहीं हुई है, किसी अन्य देश से आए हैं जो शब्द, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। टिकट जो है आपका वो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो यही हमारा विदेशी शब्द हो जाएगा। जबकि मध्य, मयूर और बचन क्या है, तो ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में संज्ञा शब्द कौन सा है। तो इसमें संज्ञा शब्द क्या है, सभा जो है वो एक संज्ञा शब्द है और ये सभा जो है वो किस संज्ञा में जाएगी, ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि सभा में कौन सी संज्ञा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हरा, पतला और जो गहरा है वो आपके विशेषण है, संज्ञा शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो सर्वनाम शब्द कौन सा है, कौन, और कौन में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। दरवाजे पर कौन आया है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। निम्नलिखित में विशेषण शब्द कौन सा है। तो विशेषण आपका क्या हो गया, उचित। उचित आपका एक विशेषण शब्द है, यानी कि कभी कभी लोग प्रयोग करते हैं कि उचित वाक्य की विशेषता क्या है कि वो उचित है, या फिर उचित मुहावरा। तो मुहावरे की विशेषता क्या है कि वो उचित है। तो इस तरीके से उचित जो है वो आपका विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में प्रेरणात्मक क्रिया क्या है। तो ऐसी क्रिया जो हम किसी दूसरे से या फिर कोई भी इंसान किसी दूसरे से प्रेरणा पा करके करता है, यानी कि जो क्रिया स्वयं ना होकर के किसी दूसरे से करवाई जाए, वही प्रेरणात्मक क्रिया है। अब देखिए, उठना, चमकना और देना ये कार्य स्वयं से होंगे, लेकिन गिराना जो है वो आपके प्रेरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर अगर गिरना होता तो ये आपका प्रेरणात्मक क्रिया नहीं होती, क्योंकि गिरना का मतलब इंसान स्वयं से गिर रहा है, लेकिन गिराना यानी कि किसी को धक्का देकर गिराना, किसी अन्य तरीके से गिराना, तो गिराना आपका क्या हो जाएगा, प्रेरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में अव्यय क्या है। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी लिंग, वचन या फिर कारक के आधार पर कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। जैसे कि ठीक जो है वो आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में, एक वचन, बहुवचन में या किसी भी कारक में ठीक ही रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये आपका सही उत्तर है। पक्षी का पर्यायवाची क्या है। तो पक्षी का पर्यायवाची जो होता है वो बिहग होता है। भूदय का पर्यायवाची क्या है, पहाड़ या फिर पर्वत। मीन का पर्यायवाची आप लोग जानते हैं, मछली। और वृंत का पर्यायवाची होता है समूह, दल या फिर गुच्छा। ये वृंत का पर्यायवाची होता है। बिहग का पर्यायवाची मैंने आपको बताया अभी, पक्षी। जटिल का विलोम क्या है। तो जटिल का विलोम क्या होगा, सरल। जबकि कुटिल, कठिन और टेढ़ा जो है वह जटिल के ही समानार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो देने योग्य है उसके लिए शब्द। जो देने योग्य है वो दे है, जो गाने योग्य है वो गे है, जो पीने योग्य है वो पेय है। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी। दान का अर्थ है किसी भी इंसान को कोई भी वस्तु दान करना, या फिर उसको कोई भी चीज़ जो है वो गिफ्ट करना। दान से तात्पर्य कभी भी बदले की भावना नहीं होती है। दान इंसान अपनी स्वेच्छा से करता है, वो किसी भी वस्तु का दान कर सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया चारों ही ऑप्शन के अर्थ। दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो दिन का मतलब आप लोग जानते हैं, दिन मतलब कि दिन या फिर डे, जैसे सोमवार, मंगलवार, ये दिन हो गए आपके। लेकिन दीन का अर्थ होता है गरीब। जैसे हम लोग कहते हैं ना, दीन दुखियों पर हमेशा अपनी जो करुणा दृष्टि है वो रखिए, दीन दुखियों की सेवा करिए। तो दीन दुखी मतलब कि जो परेशान हैं, जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं। तो दीन का अर्थ क्या होता है, गरीब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनेकार्थी है। तो अंबर जो है उसके अनेकों अर्थ हैं। अंबर का अर्थ क्या होता है, अंबर का अर्थ होता है शून्य, अंबर का अर्थ होता है आकाश, अंबर का अर्थ होता है नभ, अंबर का अर्थ होता है स्वर्ग। इस तरीके से अंबर के कई अर्थ हैं, इसीलिए इसको अनेकार्थी भी कहते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो परीक्षा आपका बिल्कुल सही है। कभी कभी ऐसे लिख के आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए
परीक्षक बिल्कुल सही है ऐसे ही लिखा जाता है। अगर पूज्य की बात करें तो पूज्य इस तरीके से सही होगा, परीक्षण शुद्ध इस तरीके से होगा, और प्राण की बात करें तो सभी लोग जानते हैं प्राण इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो हमेशा ध्यान रखिए, प्रामाणिक बिल्कुल गलत है। क्या होता है? प्रामाणिक। जब आप सही बोलेंगे तभी आप सही लिखेंगे भी। हमेशा ध्यान रखिए, प्रामाणिक इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा होती है। बाकी आगे आपके सारे शब्द सही हैं। माधुर्य बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाता है, व्याप्ति भी बिल्कुल सही है और प्रादेशिक भी बिल्कुल सही है। माधुर्य ध्यान रखिए, माधुर्य भी कई बार आता है क्वेश्चन, कई हिंदी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो माधुर्य भी इस तरीके से लिखा जाता है जो कि बिल्कुल शुद्ध है। निम्नलिखित में अधिकरण कारक का परिसर कौन सा है? तो अधिकरण कारक के परिसर कौन से होते हैं? में, पर और ऊपर। ध्यान रखिए, जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं उन्हीं को परिसर्ग कहते हैं। अब आजकल के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उनमें परिसर्ग ही पूछा जाता है। अब आपको इस तरीके से नहीं आएगा कि अधिकरण कारक का कारक चिन्ह कौन सा है, तो जो कारक चिन्ह होते हैं उन्हीं को परिसर्ग कहा जाता है। अधिकरण कारक का परिसर्ग क्या है? तो पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो हमेशा ध्यान रखिए, कई बार मैंने बताया है कि जब भी आपको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो जो भी शब्द दिए हुए हैं इनको आप अपने वाक्य में प्रयोग करके देखा करिए, आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। जैसे कि क्षमा दी जाती है, क्षमा किया जाता है, क्षमा दी जाती है, घटना जो है वो घटित होती है, रीत जो है वो निभाई जाती है, रीत जो है वो चली जाती है। कभी आपने सुना है किसी ने कहा है कि रीत चला आ रहा है, या आपने सुना है घटना घटा है? हमेशा लोग कहते हैं घटना घटी है। तो इस तरीके से तीनों शब्द क्या है? स्त्रीलिंग हो गए। क्षेत्र को आप अपने वाक्य में प्रयोग करके देखिए तो आप क्या कहेंगे कि ये क्षेत्र बहुत विशाल है या ये क्षेत्र बहुत छोटा है। कभी आपने सुना है कोई कहता है क्षेत्र बहुत बड़ी है, क्षेत्र बहुत छोटी है। तो इस तरीके से क्षेत्र जो है वही आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इन सभी ऑप्शन को भी आप अपने वाक्य में प्रयोग करके देखिए। दुख हमेशा आता है, लेख लिखा जाता है, स्पर्श किया जाता है, लेकिन गरिमा बढ़ती है। तो गरिमा क्या हो गया? गरिमा आपका स्त्रीलिंग शब्द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो हमेशा ध्यान रखिए, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, ये सभी जो हैं वो बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। दर्शन होते हैं, हमेशा आपने सुना होगा लोग कहते दर्शन होते हैं। आपने किसी से सुना है कि दर्शन होता है? दर्शन होते हैं ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जबकि नारी, लता और गाय जो हैं उनको आप संख्याओं के आधार पर एक वचन और बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में भूतकाल का उदाहरण बहुत सिंपल है, छोटे से पढ़ते आ रहे, कहीं पे था थी थे लग जाए तो वो आपको वही आपका भूतकाल होता है। और इसके साथ ही साथ अगर और डीपली पूछेंगे तो ये इसमें कौन सा भूतकाल है? इसमें सामान्य भूतकाल है क्योंकि राम गया था। निम्नलिखित में भाववाच्य क्या है? 3 वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसे कि राम ने पत्र लिखा, तो राम ने पत्र लिखा, ये आपका क्या होगा? ये आपका कृतवाच्य हो गया। राम ने पत्र लिखा, राम के द्वारा पत्र लिखा गया, कर्मवाच्य हो गया। अब राम से पत्र लिखा नहीं जाता, तो ये आपका हो गया भाववाच्य। तो भाववाच्य के अंतर्गत कौन सा आ गया? मोहन से बैठा नहीं जाता। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, जहाँ पे भी आपको नहीं में दिख जाए वही आपका भाववाच्य होगा। मोस्टली 90% जिसमें भी आपको सेंटेंस में नहीं दिख जाए कि मोहन से बैठा नहीं जाता, राम से पत्र पढ़ा नहीं जाता, अब उससे चला नहीं जाता, अब उससे गाया नहीं जाता, तो ये सभी भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? सबसे सरल मैं आपको बता रही हूँ, इसके बाद कभी भी आपके मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य गलत नहीं होंगे। हमेशा ध्यान रखिए, सरल वाक्य तो आप पहचान जाएंगे, जैसे कि ऑप्शन 1 में है या फिर ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 2 में है, वह पुस्तक राम की थी। तो ये सारे क्या हो गए? आपके सामान्य वाक्य हो गए। राम गा रहा था, सामान्य वाक्य हो गया या फिर सरल वाक्य हो गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें मिश्र वाक्य की, तो जहाँ पर भी किसी भी सेंटेंस को आधा पढ़ के आपको ऐसा लगे, जैसे कि कहीं पे आप मान लीजिए कहीं पे कॉमा लगा है
और उसको पढ़ के आपको लग रहा है कि इसके आगे भी अभी कोई बात और कहनी है। जैसे कि जब सवेरा हुआ, यहाँ पर मैं रुक गई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसके आगे भी कोई लाइन अभी बोली जाएगी कि जब सवेरा हुआ तब चिड़ियाँ चहचहाईं, या जब सवेरा हुआ तब हम उठे, जब सवेरा हुआ तब हमने स्नान किया। तो जब सवेरा हुआ के आगे कई सारे जो हैं वो वाक्य बन सकते हैं। जब सवेरा हुआ अपने आप में एक अधूरा वाक्य है, और ये वाक्य मिश्र वाक्य कब हुआ? जब इसमें दो वाक्य जोड़े गए। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, यानी कि अब ये वाक्य पूरा हो गया। जब सवेरा हुआ से कुछ आपके मन में आएगा कि अभी कोई चीज़ अधूरी है। तो जब भी किसी सेंटेंस को पढ़ के आधा पढ़ के आपको ऐसा लगे कि अभी कोई और बात कहनी बाकी है, वहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। इसके साथ ही साथ जब भी दो सरल वाक्य आपस में मिलते हैं, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। जैसे कि राम विद्यालय से आया, तो ये वाक्य अपने में पूर्ण है। राम विद्यालय से आया, ये राम विद्यालय से अभी आया। उसके बाद दूसरा वाक्य जोड़ दिया, राम ने खाना खाया या फिर उसने खाना खाया। तो यहाँ पर दो वाक्य जोड़े गए हैं, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध शब्द अंश कौन सा है? तो मैंने विद्यालय नहीं जाना, मुझे विद्यालय जाना है। यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, तो मैंने की जगह क्या होगा? मुझे होगा। तो अशुद्धि किस में है? मैंने में है। अगला है प्रश्न चिन्ह कौन सा है? सभी लोग बता देंगे। ऑप्शन नंबर बी में प्रश्न चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए में जो है वो आपका पूर्ण विराम है। ऑप्शन बी में प्रश्नवाचक है। ऑप्शन नंबर सी में आपका विस्मयादिबोधक है। ऑप्शन नंबर डी में आपका अर्धविराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। लोग कहते होंगे, आपने कई लोगों से सुना है कि उनके ऊपर तो आसमान फट पड़े, यानी कि अचानक से कोई भी मुसीबत आ गई या अचानक से कोई भी आफत आ गई। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या है? स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है कि अपने पैरों पे खड़ा होना। लोग कहते हैं ना कि वो तो अब स्वावलंबी हो गए, यानी कि वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वहीं बात करें पौ बारह होना, यानी कि लाभ ही लाभ होना। कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको भी ध्यान रखिए। लाभ ही लाभ होना तो पौ बारह होने का अर्थ है। पानी फेर देना, लोग कहते हैं कि तुमने तो मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया, यानी कि तुमने तो हमको निराश कर दिया। फूक फूक कर पैर रखना, यानी कि सोच समझकर आगे बढ़ना। तो इन चारों के मैंने आपको अर्थ बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए? यानी कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल जो है वो आपको मिलेगा। आपने जैसे कार्य किए वैसा ही फल आपको मिलेगा। आपने आम का जो है वो बीज डाला है, तो आपको अमरूद नहीं, आपको आम ही मिलेगा। तो जिस तरीके का आपने कर्म किया है वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है, यानी कि पांचों उंगलियां घी में होना, यही आपका राइट आंसर है। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है? तो मूल पाठ की व्याख्या के साथ अनुवाद जो है वो व्याख्यानुवाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो ब्रज जो है वो आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके साथ ही साथ पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? तो आपकी आती है खड़ी बोली, कौरवी, ये सभी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर 22 दिसंबर 2018 का, और इसमें को टोटल जो है वो कुल 50 प्रश्न थे, 50 क्वेश्चन थे। उन सभी को हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी अन्य पेपर को, प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।